हम्म साल था 1995। बॉस्टन में एक पुलिस अफसर एक संदिग्ध मुजरिम के पीछे बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसका नाम कैनी कॉनली था। हम्म। अब मुजरिम का पीछा करते हुए वो एक ऐसी जगह से गुजरा जहां कुछ और पुलिस वाले एक बेगुनाह आदमी को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। अच्छा। हाँ, और बाद में जब इस पूरे मामले की जांच हुई ना, तो कॉनली ने अदालत में कसम खाकर कहा कि उसने कोई मारपीट नहीं देखी। मतलब वो कह रहा था कि उसे कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। अब जाहिर है लोगों ने सोचा कि वो अपने साथी पुलिस वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, और उसे इसके लिए सजा भी हो गई। लेकिन सालों बाद विज्ञान ने यह साबित किया कि वो पुलिस वाला दरअसल सच बोल रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हम्म, तो हमारी अपनी आंखें, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो कैसे दिन के उजाले में हमें अंधा बना सकती हैं। आज की इस गहरी चर्चा का यही मुख्य विषय है। इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन कुछ बेहतरीन शोध पत्रों, मनोवैज्ञानिक लेखों और इनविजिबल गुरिल्ला जैसी किताब के निष्कर्षों का विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हम इंसान के दिमाग के उन ब्लाइंड स्पॉट्स या कह लें अदृश्य कमियों को समझेंगे जो हमारी वास्तविकता को फिल्टर करते हैं। तो आज हम ध्यान, याददाश्त, ज्ञान और आत्मविश्वास की पूरी कार्यप्रणाली को डिकोड करेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि हमारा दिमाग एक वीडियो कैमरा की तरह काम कर रहा है। हमें लगता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, जो हर चीज को बिना किसी गलती के रिकॉर्ड कर ले। लेकिन इसके बजाय ये एक बहुत ही कुशल लेकिन बहुत ही सीमित एडिटर की तरह काम करता है। एक संपादक की तरह जो लगातार चीजें काट छांट रहा है। एकदम सही। वो लगातार जानकारी को काट छाट रहा है। और जब हम इन संज्ञानात्मक शॉर्टकट्स या कॉग्निटिव शॉर्टकट्स के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं ना, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम दुनिया को कैसे देखते हैं? मतलब अगर हमारी नजरें किसी चीज पर टिकी हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो चीज हमारे दिमाग में रजिस्टर हो रही है? लोग अक्सर ऐसा ही मानते हैं। हाँ, हम सब मनोविज्ञान के उस मशहूर इनविजिबल गुरिल्ला वाले प्रयोग के बारे में तो जानते ही हैं। हाँ, वो बास्केटबॉल वाला प्रयोग। वही, जहाँ लोग बास्केटबॉल के पास गिनने में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उन्हें स्क्रीन के बीच से गुजरता हुआ एक आदमी जो गोरिल्ला सूट पहने हुआ है वो दिखाई नहीं देता। आधा से ज्यादा लोगों से मिस कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो गोरिल्ला का न दिखना नहीं है। असली इंसाइट उन आंकड़ों में है जो वीडियो की पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी और रंगों से जुड़े हैं। अच्छा, आप उस दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, जब वीडियो अपारदर्शी था यानी ओपेक था, जहां खिलाड़ी और गोरिल्ला एकदम स्पष्ट दिख रहे थे, तब लगभग 67% लोगों ने गोरिल्ला को देखा। लेकिन जब वीडियो को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया, जहां आकृतियां एक दूसरे के आर पार दिख रही थीं, तो ये संख्या गिरकर सिर्फ 42% रह गई। मतलब जैसे जैसे काम मुश्किल हुआ, उनका ध्यान कम हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ ध्यान भटकने का मामला नहीं लगता। ये तो ऐसा है जैसे दिमाग सक्रिय रूप से जानकारी को मिटा रहा हो, डिलीट कर रहा हो। और यहीं पर इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का जो असली मैकेनिज्म है वो काम करता है। अब देखिए, हमारा दिमाग एक समय में केवल एक सीमित मात्रा में ही विजुअल जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। उसकी एक लिमिट है। हाँ, तो जब हम किसी जटिल काम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि चलते हुए खिलाड़ियों के पास गिनना, तो हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो अपनी पूरी ऊर्जा उसी एक लक्ष्य पर लगा देता है। अच्छा। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक भार कहते हैं। अब जब वीडियो ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो दिमाग को ये समझने में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ है। मतलब लोड बढ़ जाए दिमाग पर। एकदम सही। कॉग्निटिव लोड जितना ज्यादा होगा, दिमाग उतनी ही आक्रामकता से उस जानकारी को ब्लॉक कर देगा जो लक्ष्य से मेल नहीं खाती। और शायद इसीलिए रंगों वाला डेटा भी इतना दिलचस्प है। हाँ, प्रयोग में जिन लोगों को काले कपड़े पहने खिलाड़ियों पर ध्यान देने को कहा गया था, उनमें से 58% ने काले गोरिल्ला को नोटिस किया। क्योंकि रंग मैच कर रहा था। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने सफेद खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया था, उनमें से सिर्फ 27% ने ही उस काले गोरिल्ला को देखा। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग सिर्फ एक जगह को नहीं देख रहा है, बल्कि वो एक खास फिल्टर लागू कर रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ सफेद रंग की चीजों को प्रोसेस करो, बाकी सबको डिलीट कर दो। आपने बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। अब अगर हम इसे विकासवादी नजरिए या इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सोचें, तो ये कोई खामी नहीं है,
बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत कैसे? मतलब हम चीजें मिस कर रहे हैं फिर भी? सोचिए, अगर हमारे पूर्वज जंगल में शिकार करते वक्त हर उड़ती हुई तितली या हर हिलते हुए पत्ते पर ध्यान देते तो वो कभी अपने शिकार पे फोकस ही नहीं कर पाते। हाँ, ये तो है, उनका ध्यान भटक जाता। बिल्कुल। दिमाग को जो अप्रासंगिक जानकारी है उसे फिल्टर करना ही पड़ता है। लेकिन हमारी आज के आधुनिक दुनिया में यही ताकत कई बार एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, जो हमें वापस उसी केनी कॉनली वाले पुलिस केस पर लाता है। अब ये समझना बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई इंसान दिन के उजाले में एक पूरी मारपीट को कैसे अनदेखा कर सकता है। अगर दिमाग का ये फिल्टर इतनी सख्ती से काम करता है तो ये बिल्कुल संभव है। ये तो वैसा ही है जैसे हम चाबियां पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं और वो हमारे सामने टेबल पे रखी होती हैं। बिल्कुल। और शोधकर्ताओं ने इसी बात को साबित करने के लिए एक बहुत दिलचस्प प्रयोग भी किया था। अच्छा, कैसा प्रयोग? उन्होंने दिन के उजाले में लोगों को एक रास्ते पर जॉगिंग करने को कहा और उन्हें एक लक्ष्य दिया कि वे अपने ठीक आगे दौड़ रहे व्यक्ति पर ही अपने पूरा ध्यान केंद्रित रखें। मतलब उनका कॉग्निटिव लोड बढ़ा दिया। हाँ, और उसी रास्ते में शोधकर्ताओं ने एक नकली मारपीट का दृश्य तैयार किया। अब नतीजे क्या थे? 40 से 65% लोगों ने उस मारपीट को देखा ही नहीं। बाप रे, दिन के उजाले में? बिल्कुल। जब इंसान का ध्यान किसी एक लक्ष्य पर लॉक हो जाता है ना, तो उसकी जो पेरिफेरल विजन है, यानी आसपास देखने की क्षमता, वो लगभग काम करना बंद कर देती है। ये वास्तविकता को पूरी तरह से हिला देने वाला तथ्य है। ओह, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी मशीनें यानी अपनी कारें चलाते हुए अक्सर यही गलती करते हैं। फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करना। एकदम। ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करना। इंसान को लगता है कि अगर सड़क पर कोई अचानक सामने आ गया तो वो उसे देख ही लेगा। हाँ, उन्हें अपने रिफ्लेक्सेस पे बहुत भरोसा होता है। लेकिन विज्ञान तो कह रहा है कि अगर दिमाग फोन की बातचीत में उलझा है तो आंखें खुली होने के बावजूद इंसान वस्तुतः अंधा है। और यही जो भ्रम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमें लगता है कि कोई भी अप्रत्याशित या अनएक्सपेक्टेड चीज हमारा ध्यान अपने आप खींच लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा ध्यान तभी उस चीज पर जाएगा जब हमारे पास उसे प्रोसेस करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बची हो। लेकिन रुकिए, अगर हमारा ध्यान इतना सीमित है कि हम अपने सामने खड़े गोरिल्ला को डिलीट कर देते हैं या रास्ते में हो रही मारपीट को नहीं देख पाते, तो फिर इंसान इतने गर्व के साथ ये दावा कैसे करता है कि वो एक साथ कई काम कर सकता है? आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मल्टीटास्किंग। इसका पूरा विचार ही तो इस विज्ञान के खिलाफ जाता है। क्या ये संभव है कि जो दिमाग विजुअल जानकारी को ब्लॉक कर रहा है वही दिमाग एक ही समय में ईमेल भी लिख ले और मीटिंग भी सुन ले? मल्टीटास्किंग, अगर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मिथक है। इंसान का दिमाग एक साथ 2 जटिल काम कर ही नहीं सकता। मतलब हम जो रोज करते हैं वो मल्टीटास्किंग नहीं है? नहीं। जब कोई दावा करता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है तो असल में उसका दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। अच्छा, वो शिफ्ट कर रहा होता है। हाँ, इसे टास्क स्विचिंग कहते हैं। और हर बार जब दिमाग स्विच करता है तो एक स्विच कॉस्ट चुकानी पड़ती है, यानी थोड़ा समय और थोड़ी ऊर्जा बर्बाद होती है। बिल्कुल। शोध बताते हैं कि दुनिया में केवल 2% लोग ही ऐसे सुपर टास्कर्स हैं जो बिना अपनी क्षमता गिराए ऐसा कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि बाकी के जो 98% लोग हैं वो सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, वो हर काम को खराब तरीके से कर रहे हैं लेकिन उन्हें गहराई से ये महसूस हो रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये बात मुझे ज्ञान के भ्रम या इल्यूजन ऑफ नॉलेज की ओर ले जाती है। इंसान अक्सर अपनी समझ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकता है। बहुत ज्यादा। पहले लोग ये समझाने के लिए टॉयलेट के फ्लश का उदाहरण देते थे, लेकिन स्रोत सामग्री में एक ज्यादा बेहतर उदाहरण साइकिल का है। हर कोई सोचता है कि वो जानता है कि साइकिल कैसे काम करती है। साइकिल वाला प्रयोग इस भ्रम को बहुत ही खूबसूरती से उजागर करता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों से पूछा कि क्या वे जानते हैं कि साइकिल कैसे काम करती है? मुझे यकीन है सबने हाँ कहा होगा। बिल्कुल, लगभग सभी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा हाँ। लेकिन फिर जब उन्हें कागज दिया गया और कहा गया कि साइकिल का फ्रेम, पेडल और चेन ड्रॉ करके दिखाओ कि वो आपस में कैसे जुड़े हैं, तो ज्यादातर लोग पूरी तरह से फेल हो गए। मतलब वो एक साधारण सी साइकिल ड्रॉ नहीं कर पाए? नहीं, लोगों ने चेन को दोनों पहियों से जोड़ दिया या पेडल को ऐसी जगह बना दिया जहां से साइकिल चल ही नहीं सकती। ये दर्शाता है कि इंसान परिचय या फेमिलियरिटी और
असली समझ के बीच के फर्क को पहचान ही नहीं पाता। एकदम सही बात है। हम रोज साइकिल चलाते हैं या रोज क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उसके पीछे का मैकेनिज्म भी समझते हैं, लेकिन असल में हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आता है। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ कहते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी विषय की गहरी समझ है, जबकि हमारा ज्ञान केवल सतह तक ही सीमित होता है। और देखिए, ये सिर्फ छोटी चीजों तक सीमित नहीं है। ये भ्रम बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग को भी तबाह कर देता है। जब कोई बड़ा काम शुरू किया जाता है तो हमेशा यही मान लिया जाता है कि ओह, काम समय पर और बजट के अंदर खत्म हो जाएगा। हाँ, इसी को शायद डैनी कानमैन ने प्लानिंग फैलेसी कहा था। हाँ, बिल्कुल, प्लानिंग फैलेसी। जब हम खुद किसी चीज की योजना बनाते हैं तो हम केवल बेस्ट केस सिनेरियो की ही कल्पना करते हैं। हम उन अनजान अड़चनों को या अननोन अननोन्स को देख ही नहीं पाते जो भविष्य में आने वाली हैं। हम बहुत ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे कोई अपना खुद का हेयर कट करने की कोशिश करे, ये सोचकर कि वो शीशे में सब देख सकता है, लेकिन पीछे के बाल हमेशा खराब हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी उपमा है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें अपनी योजनाओं को दूसरों से बनवाना चाहिए? डैनी कानमैन का जो समाधान था वो था आउटसाइड व्यू अपनाना, मतलब बाहरी नजरिया। बाहरी नजरिया। हाँ, जब इंसान अंदर से सोचता है तो वो अत्यधिक आशावादी हो जाता है। इसका उपाय ये है कि अपने खुद के अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय ऐतिहासिक डेटा को देखा जाए। अच्छा, मतलब पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं। बिल्कुल। जैसे अगर ये जानना है कि एक किताब लिखने में कितना समय लगेगा, तो ये मत सोचिए कि आप हर दिन कितने पन्ने लिख सकते हैं, बल्कि ये देखिए कि उसी विषय पर अन्य लेखकों को किताब पूरी करने में औसतन कितने महीने या साल लगे थे। एक पब्लिशर के पास ये बाहरी नजरिया होता है, इसलिए उसका अनुमान हमेशा लेखक के खुद के अनुमान से ज्यादा सटीक होता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन अगर हम वर्तमान में चीजों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और अपने ज्ञान या समय को लेकर भी इतने बड़े भ्रम में हैं, तो फिर अतीत के बारे में क्या कहा जाए? आप यादों की बात कर रहे हैं? हाँ, याददाश्त। इंसान अपनी यादों पर ऐसे भरोसा करता है जैसे वे किसी सुरक्षित तिजोरी में रखे हुए पक्के दस्तावेज हों। याददाश्त को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। हमें लगता है कि दिमाग एक वीडियो रिकॉर्डर है और यादें उस हार्ड ड्राइव में सेव की गई फाइलें हैं, जिन्हें हम जब चाहें प्ले कर सकते हैं। पर असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि याददाश्त एक रिकंस्ट्रक्टिव या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी यादें एक विकिपीडिया पेज की तरह हैं? विकिपीडिया पेज? हाँ, मतलब एक ऐसा पेज जिसे शुरू में हमने खुद लिखा था, लेकिन समय के साथ हम खुद भी उसे एडिट कर सकते हैं और बाहर से मिलने वाली कोई भी नई जानकारी भी उसमें बदलाव कर सकती है, वो भी हमें बिना बताए। अरे वाह, विकिपीडिया वाली ये उपमा इस जैविक प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक ढंग से समझाती है। अच्छा। हाँ, जब भी कोई पुरानी बात याद की जाती है तो दिमाग के न्यूरल पाथवे में वो याद दोबारा सक्रिय होती है। इस प्रक्रिया को रिकंसोलिडेशन कहते हैं। रिकंसोलिडेशन। अब जब वो याद सक्रिय होती है ना, तो वो कुछ समय के लिए बहुत लचीली और अस्थिर हो जाती है। उस वक्त इंसान का वर्तमान तनाव, उसकी भावनाएं या बाहर से पूछा गया कोई सवाल उस याद में नई जानकारी जोड़ सकता है। बाप रे। और जब वो याद वापस सेव होती है ना, तो वो पूरी तरह बदल चुकी होती है। ये तो एलिजाबेथ लॉफ्टस के उस मशहूर रिसर्च की तरह है जहां उन्होंने लोगों की यादों को पूरी तरह से हैक कर लिया था। हाँ, उनका काम इस क्षेत्र में बहुत अहम है। उनके वो लॉस्ट इन द मॉल वाले प्रयोग ने तो साबित कर दिया था कि इंसान के दिमाग में ऐसी घटनाओं की यादें भी डाली जा सकती हैं जो कभी घटी ही नहीं। बिल्कुल। उस प्रयोग में प्रतिभागियों के परिवार वालों की मदद से उनके बचपन की 3 सच्ची घटनाओं के साथ एक पूरी तरह से झूठी घटना जोड़ दी गई थी। कि बचपन में वे एक शॉपिंग मॉल में खो गए थे। हाँ, कि वो मॉल में खो गए थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी मदद की थी। अब कुछ हफ्तों तक इस बारे में लगातार बात करने और सोचने के बाद लगभग 25% लोगों ने न सिर्फ इस झूठी घटना को सच मान लिया, बल्कि उन्होंने खुद से डिटेल्स भी जोड़ दी। हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें नए विवरण जोड़ने शुरू कर दिए, जैसे कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने किस रंग का कोट पहना था। ये डरावना है क्योंकि इसका मतलब है कि दिमाग इस बात में फर्क ही नहीं कर पा रहा है कि क्या सच में हुआ था और क्या सिर्फ एक कल्पना थी। बिल्कुल, वो अंतर मिट जाता है। इसका न्याय प्रणाली पर तो बहुत ही गहरा और भयानक असर पड़ता होगा। अगर यादें इतनी ही कच्ची हैं
तो अदालतें चश्मदीद गवाहों की गवाही को इतना अहम सबूत क्यों मानती हैं? ऐतिहासिक रूप से देखें तो मानव समाज के पास न्याय का यही एक मुख्य तरीका था और कई बार ये काम भी आता है। हाँ, जैसे टेड बंडी के केस में। एकदम सही। टेड बंडी जैसे सीरियल किलर के मामले में उसे चश्मदीदों की गवाही से ही उसका स्केच बना और उसे पकड़ा जा सका। लेकिन ट्रॉय डेविस का मामला इसका दूसरा और बहुत स्याह पहलू दिखाता है। ट्रॉय डेविस के केस में क्या हुआ था? डेविस को एक पुलिस अफसर की हत्या के आरोप में सजा हुई, लेकिन सालों बाद 9 में से 7 मुख्य गवाहों ने अपनी गवाही वापस ले ली। 7 गवाहों ने? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस के दबाव, लगातार पूछताछ और मीडिया की खबरों के कारण उनकी यादें बदल गई थीं। वो सोर्स मॉनिटरिंग एरर का शिकार हो गए थे और उन्होंने गलत इंसान को पहचान लिया था। मैंने एक और बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक प्रभाव के बारे में पढ़ा था, वेपन फोकस्ड इफेक्ट। हथियार पर ध्यान। हाँ, जब कोई हिंसक अपराध होता है तो गवाह का ध्यान अपराधी के चेहरे पर जाने के बजाय उसके हाथ में मौजूद हथियार पर चला जाता है। ये विकासवादी जीव विज्ञान का एक और बेहतरीन उदाहरण है। जब इंसान खतरे में होता है तो उसके दिमाग का एमिगडाला जो डर को प्रोसेस करता है वो हावी हो जाता है, मतलब सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। बिल्कुल। उस समय इंसान के जीवित बचने की प्राथमिकता ये जानना होती है कि खतरा कहाँ से आ रहा है, बंदूक से या चाकू से। इसलिए सारा विजुअल फोकस हथियार पर लॉक हो जाता है और अपराधी का चेहरा या अन्य निशान ठीक से दिमाग में इनकोड ही नहीं हो पाते। और फिर बाद में जब उनसे अपराधी को पहचानने को कहा जाता है तो वो गलत पहचान लेते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो गवाह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है जबकि उसकी याददाश्त में चेहरे की सटीक जानकारी होती ही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? न्याय प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले? इसके लिए अब प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे प्रभावी तरीका है डबल ब्लाइंड लाइनअप। ये डबल ब्लाइंड लाइनअप कैसे काम करता है? उसे खुद भी नहीं पता होता कि असली संदिग्ध कौन है। अच्छा, ताकि वो कोई इशारा न कर सके। बिल्कुल। इससे वो अनजाने में अपनी बॉडी लैंग्वेज या आवाज के जरिए गवाह को कोई संकेत नहीं दे पाता। इसके अलावा अब वर्चुअल रियलिटी या वीआर का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। वीआर से क्राइम सीन को रिक्रिएट कर दूंगे? हाँ, ताकि अपराध के दृश्य को फिर से बनाकर गवाह की यादों को बिना किसी बाहरी दबाव के परखा जा सके। तो अगर इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक बहुत ही अजीब विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, इंसान का ध्यान इतना सीमित है कि वो सामने खड़े गोरिल्ला को नहीं देख पाता। हमारा ज्ञान इतना सतही है कि हमें साइकिल का मैकेनिज्म नहीं पता, और हमारी यादें इतनी कच्ची हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से एडिट कर सकता है। लेकिन फिर भी इंसान इतने असीम आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कैसे घूमता है? यही तो आत्मविश्वास का पर्दा या इल्यूजन ऑफ कॉन्फिडेंस है, और इसे गहराई से समझने के लिए हमें डनिंग क्रूगर प्रभाव की जटिलताओं में जाना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि डनिंग क्रूगर प्रभाव का मतलब सिर्फ इतना है कि अज्ञानी लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन ये सिर्फ अहंकार की बात तो नहीं है ना? क्या इसका संबंध इस बात से नहीं है